बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। ये हमारा जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह ये 100 दिनों के ऊपर मोहित है। और इन 100 दिनों के अंदर इंशाल्लाह आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप एसएसटी आईटी का इम्तिहान बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अटेंड भी कर सकेंगे और इंशाल्लाह आप इस एग्ज़ाम को पास भी करेंगे। कोर्स कंटेंट आपके साथ पहले शेयर कर दिए गए हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इस सिलसिले का पहला लेक्चर है। इसको आप डेमो लेक्चर के तौर पर भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होगी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का लफ्ज़ जो है बेसिकली आप जिस तरह से जानते हैं कि कंप्यूटर का लफ्ज़ कंप्यूट से आया है। और कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट। जब भी हमने कोई दो नंबर को कैलकुलेट करना है तो बेसिकली हम कंप्यूटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो एक डिवाइस इस्तेमाल होती थी जिसकी हिस्ट्री कुछ माहिरीन के मुताबिक 5,000 साल पुरानी है, कुछ इसको 2400 साल पुराना और कोई इसको 3,000 साल पुराना इसको कहते हैं। तो एक डिवाइस हम इस्तेमाल किया करते थे अबैकस। अबैकस के अंदर अ, होता कुछ इस तरह से था कि उसके अंदर वायर्स के अंदर कुछ बीड्स होते थे और उन बीड्स को हम मूव करके बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह किया करते थे। तो अबैकस को हम पहला कंप्यूटर मानते हैं क्योंकि ये पहली ऐसी ऑटोमेटिक मशीन थी जो कि हमारे हिसाब किताब करने में हमें हेल्प किया करती थी। इसके बाद जो एक मेन रोल कंप्यूटर के हिस्ट्री के अंदर आता है जिसको बाबा कंप्यूटर भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत दफ़ा पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं। तो इसके अंदर नाम आता है हमारे पास चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज वो पर्सन था जिसने कंप्यूटर बनने से बहुत पहले कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया था। ये एक डिवाइस के ऊपर काम कर रहा था जिसको एनालिटिकल इंजन कहते हैं। इसकी ज़िंदगी के अंदर ये डिवाइस कंप्लीट नहीं हो पाई थी। लेकिन ये है कि जो ये डिवाइस थी एनालिटिकल इंजन, जितने भी इसके प्रिंसिपल्स है वो आज भी हम मॉडर्न कंप्यूटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक नाम जो बहुत दफ़ा ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसको हम पहली प्रोग्रामर मानते हैं वो एडा लवलेस है। ये बेसिकली असिस्टेंट थी चार्ल्स बेबेज के, और ये प्रोग्रामिंग किया करती थी एनालिटिकल इंजन के लिए। तो इसको हम पहली प्रोग्रामर मानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामर। तो इसके अंदर आपके पास आंसर आएगा कि एडा लवलेस। इसके बाद हम आ जाते हैं जी मॉडर्न ईरा ऑफ कंप्यूटिंग के अंदर। मॉडर्न ईरा ऑफ कंप्यूटिंग के अंदर एलन ट्यूरिंग का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलन ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था। और एलन ट्यूरिंग ने हमें जो कॉन्सेप्ट दिए वो हम इसको मॉडर्न कंप्यूटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट भी इसके साथ मंसूब है जिसको हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। इसके ज़रिए से हम ये पता चलाते हैं कि क्या मशीन जो है वो उसकी जो एनालिटिकल रीजनिंग पावर है वो अप टू द मार्क है या नहीं। इसके बाद जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर या प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसको डेवलप किया था एकर्ट ने, और इसका नाम था एनियक। तो ये इसको 1945 में डेवलप किया गया था। 1945 के अंदर जो कंप्यूटर हमारे पास थे अ, इनको कंप्यूटर की फ़र्स्ट जनरेशन भी मानते हैं। और ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स की हैं। मतलब कि ये जो कंप्यूटर्स है ये डिजिटल थे, 01 में काम किया करते थे। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि इनको ऑपरेट होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हुआ करती थी। तो एनिएक कंप्यूटर जो है ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था जिसके ज़रिए से हम बहुत सारे अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और बैच प्रोसेसिंग भी इसके अंदर किया करते थे। तब का कंप्यूटर जो था 1945 का जो कंप्यूटर है उससे आप यूँ समझें कि आज का जो हमारे पास एक स्मार्टफोन है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल भी है, और कई ज़्यादा ये एनालिसिस करने की और डेटा प्रोसेसिंग करने की पावर रखता है। इसके बाद जो एक संगे मील आता है मॉडर्न ईरा ऑफ कंप्यूटिंग के अंदर वो आता है विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर 1971 के अंदर आया था। और माइक्रो प्रोसेसर ने जो एक काम किया था वो ये किया था कि माइक्रो प्रोसेसर की वजह से जो कंप्यूटर का साइज़ था वो ड्रेस्टिकली डिक्रीज़ हो गया था। आज आप देखते हैं कि आपके जो
स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं या इवन डेस्कटॉप हैं, वो बड़े ही कंसाइज हो चुके हैं, उनका साइज़ बहुत कम हो चुका है। तो उसका साइज़ कम होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो माइक्रो प्रोसेसर का आ जाना है। माइक्रो प्रोसेसर जो था वो साइज़ में काफ़ी कम होता है, और इसकी जो कंप्यूटिंग पावर है एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस जो कि पहले इस्तेमाल हो रही थी, लाइक इंटीग्रेटेड सर्किट्स और वैक्यूम ट्यूब, तो उसकी निस्बत इसकी प्रोसेसिंग पावर मैनीफोल्ड है, कई गुना ज़्यादा है। तो इसके साथ साथ ही हम थोड़ा जिक्र करते चलते हैं कि जो कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं वो कौन कौन सी हैं। कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन हम मानते हैं वो हम मानते हैं उन कंप्यूटर्स को जिनके अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। वैक्यूम ट्यूब क्या थी? वैक्यूम ट्यूब एक डिवाइस थी जो कि दो इनपुट और एक आउटपुट दिया करती थी। फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरीके जस्ट लाइक अ लॉजिक गेट, जो कि आपको ज़ीरो और वन होगा तो उसके अंदर हमें आंसर करेगा आइदर वन और ज़ीरो। डिपेंड करता है कि आपकी जो इनपुट है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एंड गेट की बात करेंगे तो एंड गेट के अंदर अगर हमारे पास दो ज़ीरोज़ हैं तो आंसर में हमें वन मिल जाएगा। और अगर यही काम हम अगर उस अगर एंड गेट की इनपुट जो है वो दो वन होगी तो उसकी आउटपुट हमें वन मिलेगी। सेम जिस तरह से गेट काम किया करते थे, वैक्यूम ट्यूब भी इसी तरीके से काम किया करती थी। इसकी दो इनपुट्स और एक आउटपुट होती थी, और आउटपुट ये किस तरह से दिया करता था? आउटपुट ये हमें लाइट की शक्ल में। अगर लाइट ऑन है तो इसका मतलब होगा कि आंसर हमारा वन है, और अगर लाइट ऑफ है तो इसका मतलब ये होगा कि आंसर हमारा ज़ीरो है। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर्स हमें लाइट्स को ऑन एंड ऑफ करके आंसर दिया करते थे, और इसको फिर हम अपने पेपर के ऊपर कन्वर्ट किया करते थे इस बाइनरी को डेसिमल फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में लाने के लिए। तो ऐसे तमाम कंप्यूटर्स जिनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, इनको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मानते हैं। इनका जो इरा है, इनका जो दौर है वो 1940 से लेकर 1950 तक का है। मतलब 1940s और 1950s के अंदर ये कंप्यूटर बनाए गए और इनको इस्तेमाल किया गया। इसकी जो बड़ी एग्जांपल्स हैं वो एनिएक और यूनिवैक है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आए, उनके अंदर जो डिवाइस इस्तेमाल की गई इनको ट्रांजिस्टर कहा गया। ट्रांजिस्टर जो है वो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा कम था एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करते चलिएगा कि वैक्यूम ट्यूब का साइज़ जो है वो, आप जिस तरीके से कोक या पेप्सी की 1.5 लीटर की बोतल होती है, तो इतना इसका एक साइज़ हुआ करता है। और एक कंप्यूटर को बनाने के लिए बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए उस वक्त के कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत ज़्यादा होता था, और वैक्यूम ट्यूब को ऑपरेट होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा कॉमन भी नहीं थी, और वैक्यूम ट्यूब्स लगाने की वजह से कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से जनरल पर्पस कंप्यूटर कमर्शियल लेवल के ऊपर बनाना उस टाइम के ऊपर फिजिबल और वायबल नहीं था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर जो डिवाइस इस्तेमाल की गई इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर जो है उसका साइज़ एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का साइज़ कुछ कम हुआ। लेकिन फिर भी इतना साइज़ नहीं हो सका कि इसको हम कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल कर सकें। ये कंप्यूटर ज़्यादा थोड़े से रिलायबल हुए, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये नहीं था कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर फ्यूज़ हो जाने का अमल बहुत ज़्यादा होता था, कि वैक्यूम ट्यूब फ्यूज़ हो जाती थी और उसको फिर रिप्लेस करना पड़ता था। ट्रांजिस्टर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। ट्रांजिस्टर रिलायबल था, ज़्यादा देर पा था एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। इसके बाद हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेसिकली क्या था कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक चिप के अंदर इनक्लोज कर दिया गया, तो उस चिप को इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ कि इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर उसका जो साइज़ था ट्रांजिस्टर के मुकाबले में वो काफ़ी कम हो गया। उसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हमने पहले जिक्र किया माइक्रो प्रोसेसर्स का। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि आज आज भी इस्तेमाल करते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, जितने भी आजकल हम कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं सब के अंदर माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है जिसके अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मानते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग भी इसी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग के अंदर आती है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आपको पता है कि किस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड के अंदर। हमारे पास बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मौजूद हैं और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम हर वॉक ऑफ लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मानते हैं और कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग भी इसी का हिस्सा है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि कंप्यूटर के साइज़ को मज़ीद कम से कम किया जा रहा है ताकि हम कंप्यूटर को मज़ीद जितनी भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं उनके अंदर एम्बेड करके उनको भी हम स्मार्ट डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर लेकर आ सकें। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या है कि कंप्यूटर को ऑपरेट होने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। कंप्यूटर डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, डिफरेंट शेप्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर है। आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कंप्यूटर है। आप कोई डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कंप्यूटर है। कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें विजिबल नहीं होते इस तरह से जिस तरह से हम अपने मोबाइल फ़ोन को या लैपटॉप को देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है, उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है। वो क्या करता है? वो ये सेंस करता है कि उसके आगे कोई ऑब्स्टिकल आ गया है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आ गया है। तो वो सेंसर ऑटोमेटिकली गाड़ी की ब्रेक सप्लाई कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेंसर भी क्या कर रहा है? वो डाटा को इनपुट के तौर पर ले रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करने के बाद वो एक डिसीजन ले रहा है जिसको हम हाँ, जिसको गाड़ी की ब्रेक की शक्ल में हमने महसूस किया। तो ये भी एक कंप्यूटर है। तो कहने का मकसद ये है कि कंप्यूटर आजकल हम इसको बहुत जगह के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर डिफरेंट साइजेस के अंदर, डिफरेंट शेप्स के अंदर अवेलेबल है। अब कंप्यूटर का जो बुनियादी काम होता है वो एक ही होता है कि वो डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो स्टेजेस कंप्यूटर इस्तेमाल करता है वो स्टेजेस होती हैं इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट के अंदर हम कंप्यूटर को खुद से डाटा देते हैं, या कंप्यूटर किसी सेल्फ सेंसिंग डिवाइस के जरिए से, जिसको हम सेंसर बोलते हैं, उसके जरिए से कंप्यूटर डाटा को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं कि जो डाटा कंप्यूटर के पास आएगा उसको उसके साथ क्या किया जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते चलें कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है। तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कैलकुलेटर को ओपन कर दिया। कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद आपने बटन प्रेस किए 2 + 2। जैसे ही आपने इक्वल टू का साइन दबाया तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर उसका रिजल्ट आ गया 4। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपने अपने कंप्यूटर को, इन द केस, इस जिस केस की, जिस एग्जांपल की हमने बात की, इस एग्जांपल के अंदर आपने क्या किया? आपने कंप्यूटर को या अपने मोबाइल फ़ोन को एक इनपुट दी जिसके अंदर दो नंबर से, और साथ में उन नंबर्स के साथ आपने बताया कि आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए आपने प्लस का साइन दबाया। इसी तरीके से अगर आप माइनस करना चाहेंगे तो माइनस, मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करना चाहेंगे तो डिवाइड। इस तरीके से डिफरेंट ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो हमने डाटा दिया कंप्यूटर को, इसके साथ हमने एक और चीज़ भी दी जिसको हमने इंस्ट्रक्शन कहा। देखें, दो नंबर जब भी हम कंप्यूटर को देंगे उससे बहुत सारे पॉसिबल रिजल्ट निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इनका अगर हम रिमाइंडर चेक करेंगे तो वो भी 0 आएगा। लेकिन इतने सारे पॉसिबल रिजल्ट्स में से हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, ये हमने कंप्यूटर को बताया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को डाटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या काम करती हैं? इंस्ट्रक्शंस ये काम करती हैं कि जो डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसके बहुत सारे रिजल्ट पॉसिबल हैं, लेकिन हम इंस्ट्रक्शन देख के उसको नैरो डाउन करते हैं कि हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए। हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें उस वक्त में कौन सा रिजल्ट उस डाटा से चाहिए, ये बताने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, और उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है। उस रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं, और ये आउटपुट हम इसके साथ भी दो काम कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर ने हमें आउटपुट दी, इसके साथ दो काम किए जा सकते हैं।
पहला काम हम ये कर सकते हैं कि इस आउटपुट को हम कभी बाद में इस्तेमाल करने के लिए कहीं स्टोर करके रखते हैं। जिस तरीके से हम अपने मोबाइल फ़ोन से एक तस्वीर बनाते हैं और तस्वीर बनाने के बाद हमने उसको वो तस्वीर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है और फिर कभी जब भी हमारा दिल चाहता है तो हम उस तस्वीर को वापस अपनी गैलरी से निकाल कर देख सकते हैं। तो क्या किया हमने, डेटा से आउटपुट निकाली, आउटपुट निकालने के बाद हमने उसको एक जगह के ऊपर स्टोर कर दिया। स्टोर करने के लिए आमतौर पर हम स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि परमानेंट होती हैं। इसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल्स में देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये डिटेल आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आएगी। अभी फ़िलहाल हमने ये बात की कि अगर हमने अपने कैमरा से, मोबाइल फ़ोन कैमरा से तस्वीर बनाई, एक पिक्चर कैप्चर की, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको वो सेव हो गई। तो हमने ये कहा था कि आउटपुट के साथ हम 2 काम कर सकते हैं। नंबर 1, हम उसको स्टोर कर सकते हैं और नंबर 2, हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट का मतलब क्या होगा? कम्युनिकेट का मतलब ये होगा कि हमने तस्वीर बनाई और हमने तस्वीर बना के अपने फैमिली ग्रुप के अंदर उस तस्वीर को शेयर कर दिया या हमने फेसबुक के ऊपर उस तस्वीर को पोस्ट कर दिया। तो ये जितना काम होगा ये कम्युनिकेशन के ज़ुम्रे में आएगा। तो जो आउटपुट हम निकालते हैं उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं फॉर द लेटर यूज़ और उसको हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। हम किसी को उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा एक पूरा चैप्टर है, बल्कि 2-3 लेक्चर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन के ऊपर होंगे। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि नेटवर्क किस तरीके से बनाया जाता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और किस तरह से पॉसिबल हो पाता है कि हम एक जगह पर बैठे हुए डेटा को प्रोड्यूस करते हैं और उसको प्रोड्यूस करने के बाद हम दुनिया भर में कहीं भी उस डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी तक हमने देख लिया है कि कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग करता है। डेटा प्रोसेसिंग 3 बुनियादी स्टेजेस के अंदर होती है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि कंप्यूटर के ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मिलके हमारी डेटा प्रोसेसिंग के अंदर हेल्प करते हैं। कंप्यूटर के साथ आपने देखा होगा कि हमेशा एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं सिस्टम। कंप्यूटर बेसिकली इज अ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम को अगर हम बुनियादी तौर पे डिफाइन करना चाहें तो हम इसको, सिस्टम को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स that are working together to complete or accomplish a single task। कहने का मतलब यह है कि सिस्टम, हम हर उस चीज को कहते हैं, हर उस चीज को हम सिस्टम कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक सिंगल टास्क को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आपने सुना होगा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा कि डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, कॉलेजेस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है। इसके अलावा टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स और आपके एग्जामिनेशन के इदारे, जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि आपके एग्जामिनेशंस लेते हैं। तो ये सारे इदारे मिलकर एक गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और वो गोल क्या है? टू एजुकेट पीपल, लोगों को एजुकेट करना। मतलब इतने सारे जो कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मिलके इनका जो गोल है उसको हम सिंगल लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, जो कि क्या है? टू एजुकेट पीपल। इस तरीके से कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर भी वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं 2 बड़े कंपोनेंट्स की बात करूं तो 2 बड़े कंपोनेंट्स इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर मैं मजीद कंपोनेंट्स का नाम लूं तो इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर माउस है, कीबोर्ड है, स्क्रीन है। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको हम सिस्टम यूनिट कंपोनेंट कहते हैं, जिसके अंदर रैम, रोम, सीपीयू, मदरबोर्ड, पोर्ट्स वगैरह शामिल हैं। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर भी बहुत तरह के सॉफ्टवेयर हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि इसेंशियल हैं,
कंप्यूटर के लिए वो लाजमी है। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हम अपना कोई भी एप्लीकेशन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। वो सॉफ्टवेयर कौन से, इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर iOS है। अगर आप कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है। अगर विंडोज़ नहीं किया हुआ तो आपने लिनक्स, यूनिक्स, सन, सोलारिस, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने डेस्कटॉप के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसको हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इसेंशियल है, लाजमी है। इसके बगैर हम कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक वीडियो ही देखनी है अपने कंप्यूटर के ऊपर और मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ नहीं है, तो मैं वो वीडियो नहीं देख सकता जब तक कि मैं अपने उस कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर लेता। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वीडियो देखनी है तो मुझे कोई मीडिया प्लेयर चाहिए होगा। अगर मुझे कोई पिक्चर को एडिट करना है तो मैं फोटोशॉप को इंस्टॉल कर सकता हूँ, मैं कोरल ड्रॉ को इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया है तो मैं एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लूँगा। मतलब कि अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से जो काम मैं अपने कंप्यूटर से लेना चाहता हूँ, वो काम मैं किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से लूँगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो तादाद है, जो इनका नंबर है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसको हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं करते, बल्कि सिर्फ उन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं या इंस्टॉल करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो अगर इसको मैं एक छोटा सा रिकैप करूं, तो कंप्यूटर इज बेसिकली अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर क्या होंगे? कंपोनेंट्स होंगे। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को हम दो मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम हार्डवेयर और दूसरे को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको इनका एक छोटा सा डेफिनेशन के जरिए से इनका डिफरेंस बताता चलता हूँ। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फार्मूला, जिसका कोई फिजिकल वजूद है वो हार्डवेयर है। इस तरीके से आप माउस को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, स्क्रीन को टच कर सकते हैं, आप मदरबोर्ड को टच कर सकते हैं, सीपीयू को, रैम को, रोम को, इन तमाम चीज़ों को आप टच कर सकते हैं। टेंजेबल है ये। इसका मतलब है कि ये क्या है? ये हार्डवेयर है। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, आप उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है? उसको सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके उससे डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन के, डिफरेंट किस्म के रिजल्ट उससे ले सकते हैं। वो आपको हमेशा स्क्रीन के अंदर नजर आएंगे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को, ऐसे कंपोनेंट्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इनके अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिलेशनशिप की बात करें, तो क्या होगा कि हमने पहले ये बात तय कर चुके हैं कि कंप्यूटर के लिए हमें हार्डवेयर भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी चाहिए। अगर अकेला हार्डवेयर होगा तो हम उससे कोई भी काम नहीं ले सकते, और अगर अकेला सॉफ्टवेयर होगा तो उसको हम इंस्टॉल कर करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? हाँ, हार्डवेयर चाहिए। तो इस तरीके से कंप्यूटर एक सिस्टम बनता है, और उस कंप्यूटर सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी काम जो भी हम लेना चाहें उससे, डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड, तो वो हम उससे काम ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक कंप्यूटर की छोटी सी डेफिनेशन को लेते चलते हैं। सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम कंप्यूटर की यहाँ पर कर लेते हैं। अगर हमने सिंपल तरीन अल्फाज में कंप्यूटर को डिफाइन करना हो तो हम सिंपल इतना कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन। ठीक है? कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन। सिंपल तरीन डेफिनेशन है कंप्यूटर की। अब डेटा प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, इसको अगर हम एलेबोरेट करना चाहें तो इसको मजीद कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि इनपुट के तौर पर डेटा को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस इट, इसको प्रोसेस करती है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस, कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देंगे उसके अकॉर्डिंग ये हमारे डेटा को प्रोसेस करेगी, एंड इट गिव्स अस आउटपुट। आउटपुट देती है। इस आउटपुट को हम स्टोर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बात हम डिटेल में कर चुके हैं। चलिए अब हम हार्डवेयर
क्योंकि ये हमारा जो पहला लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन है, तो हाँ इसमें हम जितने भी टॉपिक्स हमने आगे जाके कवर करने हैं तो उनको हम एक उसका शॉर्ट ओवरव्यू यहाँ पर लेते चलते हैं, डिटेलिंग की बाद में आती रहेगी। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग की स्टेजेस के लिहाज से। डेटा प्रोसेसिंग की हमने 3 बेसिक स्टेजेस पढ़ी हैं अब तक, आपको याद दिलाता चलूँ। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आउटपुट के क्या साथ हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्टोर कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर को इनपुट देती हैं, इन तमाम डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कि डाटा को प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करती हैं, इनको हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहते हैं। ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमें आउटपुट देती हैं, इन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। ऐसी डिवाइसेस जो इस इंफॉर्मेशन या डाटा को स्टोर करती हैं, इनको स्टोरेज डिवाइसेस, और ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, ऐसी डिवाइसेस को हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इसको हमने कैसे क्लासिफाई किया? इसको हमने क्लासिफाई किया डाटा प्रोसेसिंग की स्टेजेस के लिहाज से। इसी तरीके से हम सॉफ्टवेयर को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर वो जो एसेंशियल था, लाजमी था, जिसको हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा था। दूसरा सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मजीद क्लासीफाई किया जा सकता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम बनाते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, मेरी एक शॉप है और मैं अपने शॉप के अंदर अपने अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता हूँ। तो वो सॉफ्टवेयर मैं किसी एक प्रोग्रामर को कहूँगा, या किसी एक प्रोग्रामिंग फर्म को कहूँगा, या किसी सॉफ्टवेयर हाउस को कहूँगा कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि मेरी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रख सके और मेरे अकाउंट्स का हिसाब किताब रख सके। तो वो सॉफ्टवेयर हाउस मुझे कुछ पैसों के एवज मुझे वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देगा। अब वो सॉफ्टवेयर खालिस्तान मेरी ज़रूरत के मुताबिक, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया गया है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि जनरल पब्लिक के इस्तेमाल के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आप एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, आप पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को इस्तेमाल किया जाता है, या फोटोशॉप को इस्तेमाल किया जाता है, वीएलसी मीडिया प्लेयर को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ एक पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग नहीं बनाए जाते, बल्कि ये जनरल पब्लिक की नीड के अकॉर्डिंग इनको डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये एक टीम ऑफ एक्सपर्ट डेवलपर्स इनको डेवलप करती है, और डेवलप करने के बाद ये मार्केट के अंदर सेल किए जाते हैं, और इनके यूज़र बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी तक हमने कंप्यूटर को डिफाइन किया, कंप्यूटर के कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट, इनके बारे में थोड़ा सा जान लिया। हार्डवेयर को हमने क्लासीफाई कर लिया, सॉफ्टवेयर को हमने क्लासीफाई कर लिया। इसके बाद हम कुछ ऐसे कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो कि जिनको हमने कहा था कि ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, या ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि डाटा को प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इस डिवाइस का जिक्र करेंगे। इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। सीपीयू इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग होता है। जो भी काम कंप्यूटर ने करना है, जो भी डाटा कंप्यूटर ने प्रोसेस करना है, जो भी रिजल्ट कंप्यूटर ने निकालना है, कम्युनिकेशन हमने करनी है, स्टोरेज करनी है, कोई भी काम करना है, तो वो काम सीपीयू के बगैर नहीं हो सकता। सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। बल्कि सीपीयू ही वो डिवाइस है जो कि एक मशीन जो कि कंप्यूटर है और जो नॉन कंप्यूटर है, उसके अंदर डिफरेंस सिर्फ सीपीयू का होता है। इसकी एग्जांपल लेते चलें।
एग्जाम्पल इसकी आप ले सकते हैं एक वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर भी वही काम हो रहा है कि आप उसके अंदर इनपुट करते हैं, वो उसको प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट देती है। कैसे? कि हमने इनपुट के तौर पर उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर हमने कुछ कपड़े डाल दिए, हमने डिटर्जेंट डाल दिया उसके अंदर, और मशीन को हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद क्या होगा कि कुछ देर के बाद हमें वो धुले हुए कपड़े वापस कर देगी। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन मशीन को हम कंप्यूटर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसकी वजह यह है कि वॉशिंग मशीन को कंप्यूटर इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि कंप्यूटर के लिए डाटा को प्रोसेस करना ज़रूरी है, कपड़ों को प्रोसेस करना ज़रूरी है। अगर हम कपड़ों को प्रोसेस कर रहे हैं तो उस मशीन को हम कंप्यूटर नहीं कह सकते। लेकिन आपने आजकल सुना होगा कि बहुत सारी डिवाइसेस के साथ स्मार्ट का वर्ड लगता है। स्मार्ट होम, स्मार्ट मशीन, स्मार्ट एसीज। ठीक है? तो जब वर्ड स्मार्ट आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने मशीन को एक सीपीयू दे दिया, हमने मशीन को डिसीजन करने की पावर दे दी। क्योंकि डिसीजन करने की पावर किससे आती है? सीपीयू से। डिसीजन कौन सी डिवाइस कर सकती है? सीपीयू कर सकता है। जो मैंने आपको पहले कहा था कि एक मशीन ऐसी जो कि कंप्यूटर है और जो कंप्यूटर नहीं है, उनको डिफ्रेंशिएट कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसी हम वॉशिंग मशीन की एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इस मशीन को अब हम क्या कहते हैं कि इसको हम कहते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन। अब ऑटोमेटिक मशीन ने क्या किया? ऑटोमेटिक मशीन ने पानी का फ्लो भी खुद सेट किया, डिसीजन लिया उसने। उसने ये डिसीजन लिया कि उसने कितनी देर चलना है, कितनी देर ड्राइव लगाना है, ये सारे डिसीजन उसने खुद से लिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसके अंदर मौजूद है जो कि डेटा को लेकर डिसीजन कर रहा है और उसकी बेस के ऊपर आउटपुट को डिटरमिन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कमरे में एक एसी लगा हुआ है, वो एसी के अंदर एक डिवाइस है जो कि सेंस करती है आपके रूम के टेम्परेचर को, और रूम के टेम्परेचर को सेंस करने के बाद वो डिसीजन लेती है कि आया कि एसी चलता रहेगा या वो बंद हो जाएगा। तो जो भी डिवाइस डिसीजन ले रही है, जिस तरीके से हमने पहले एक कार की एग्जांपल ली थी कि उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है और उसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आने की सूरत में या कोई ऑब्जेक्ट आने की सूरत में उसकी ब्रेक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर भी एक कंप्यूटर वर्क कर रहा है। तो हम बात कर रहे थे सीपीयू की और इसकी इंपॉर्टेंस की। तो सीपीयू वो डिवाइस है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है एक कंप्यूटर और एक नॉन कंप्यूटर को। सीपीयू बेसिकली इज अ डिसीजन मेकिंग डिवाइस। ये इनपुट के साथ जो डाटा आता है और जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ये उस डाटा को अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता है और हमें रिजल्ट देता है। रिजल्ट की बेस के ऊपर डिफरेंट किस्म के डिसीजन किए जाते हैं। तो सीपीयू इज द कोर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू के वेरियस कंपोनेंट होते हैं। सीपीयू के अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि सुपरवाइजर की तरह काम करता है, और एक होता है इसके अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट में डिवाइड किया जाता है। अरिथमेटिक यूनिट के अंदर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। कोई दो डाटा डाटा आइटम्स को अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए भी हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का अरिथमेटिक यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। जब हमें दो डाटा आइटम्स को कंपेयर करना होता है तो उसके लिए हम लॉजिकल यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर दो सब यूनिट्स होते हैं, एक को अरिथमेटिक यूनिट और दूसरे को लॉजिकल यूनिट कहते हैं। जो अरिथमेटिक यूनिट होता है वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करता है, और जो लॉजिकल यूनिट होता है ये दो डाटा आइटम्स को कंपेयर करता है। अरिथमेटिक यूनिट जो हमें आंसर देगा किसी नंबर की शक्ल में देगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 आंसर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 आंसर 40। जबकि जो लॉजिकल यूनिट है ये हमें आंसर ट्रू या फॉल्स की शक्ल में देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करना है, अगर हम कहते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 10, तो आंसर इसका आएगा फॉल्स। अगर हम लिखते हैं कि 5 इज लेस देन 7,
तो आंसर इसका आएगा ट्रू। तो लॉजिक यूनिट बेसिकली आंसर हमें ट्रू फॉल्स की शक्ल में देगा, जबकि अरिथमेटिक यूनिट एक नंबर की शक्ल में हमें आंसर देगा। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट सुपरवाइजर की तरह से काम करता है, मतलब कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तक डेटा को पहुंचाना और उस डेटा के ऊपर कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होनी है, उन इंस्ट्रक्शन को अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तक पहुंचाना, ये काम कंट्रोल यूनिट का है। इसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करना, ये भी कंट्रोल यूनिट का काम है। और मेमोरी के अंदर कहाँ स्टोर करना है? मेमोरी मेमोरी की जब हम आगे बात करेंगे तो मेमोरी के बारे में हम जानेंगे कि मेमोरी के अंदर डिफरेंट लोकेशन होती हैं। तो कौन सी लोकेशन के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है ये भी कंट्रोल यूनिट ही बताता है। तो अगर हम इसको छोटा सा एक रिकैप कर लें तो इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर सीपीयू का होना मस्ट है। सीपीयू ही वो डिवाइस है जो कि एक मशीन के कंप्यूटर होने में और ना होने में डिफरेंस क्रिएट करती है। जिस मशीन के पास सीपीयू होगा उसको हम कंप्यूटर कहेंगे, और जिसके पास नहीं होगा उसको हम कंप्यूटर नहीं कहेंगे। फिर हमने सीपीयू के डिफरेंट यूनिट्स के बारे में बात कर ली कि इसके अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी डिवाइस की जो कि डायरेक्टली तो डाटा को प्रोसेस नहीं करती, लेकिन इसके बगैर डाटा को प्रोसेस करना मुमकिन भी नहीं। ये कौन सी डिवाइस है? इसको हम कंप्यूटर मेमोरी के नाम से जानते हैं। लेकिन कंप्यूटर डाटा को बड़ी ही स्पीड के साथ प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के हिसाब से डाटा को प्रोसेस कर सकता है, इतनी इसकी स्पीड होती है। तो क्या कोई इंसान मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकंड के अंदर कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ पर रोल आता है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी का। हम क्या करते हैं? हम ऐसा करते हैं कि हम कंप्यूटर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर के लिए पहले से लिख लेते हैं, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। तो होता क्या है कि हम ये इंस्ट्रक्शंस लिख के कंप्यूटर की मेमोरी को दे देते हैं, और यहाँ से इंस्ट्रक्शन वन बाय वन कहाँ पर जाती हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाती हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनको प्रोसेस करता रहता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं? ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर मौजूद होती हैं। कैसे मौजूद होती हैं इसकी छोटे मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दूँ, फिर हम इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। कि जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंप्यूटर के रोम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हमारी मेन मेमोरी या जिसको हम रैम कहते हैं उसके अंदर लोड हो जाती हैं। और ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि क्या करती हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड करती हैं और हमारी मेमोरी के अंदर लोड करती हैं, और वो सीपीयू तक जाता है और हमें कंप्यूटर ऑन होता हुआ नजर आता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल को या अपने कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं तो उसके ऑन होने में कुछ टाइम लगता है। तो उस टाइम के अंदर बेसिकली ये हो रहा था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है आपकी मेमोरी के अंदर, और जैसे ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी के अंदर लोड कंप्लीट उसका होता है तो उसके बाद हमें स्क्रीन नजर आना शुरू होती है। अच्छा जी, लेक्चर के एंड में हम कुछ एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन वही है जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटिंग, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटिंग, तो भी इसका आंसर चार्ल्स बेबेज होगा। और अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसका आंसर भी चार्ल्स बेबेज होगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर देखें तो ये है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू इन अ कंप्यूटर। तो सीपीयू के ऊपर हमने बड़ी डिटेल से बात की कि सीपीयू का क्या फंक्शन होता है। तो सीपीयू का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली होता है जितना भी इंस्ट्रक्शन होंगी उनको प्रोसेस करना और परफॉर्म कैलकुलेशंस करना। जो कैलकुलेशन परफॉर्म करना है वो, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया था कि वो काम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का है, और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना ये काम जो है वो कंट्रोल यूनिट का है।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली। इसमें हमने जिक्र किया था कि कुछ मेमोरीज होती हैं हमारे पास जो परमानेंट होती हैं, और कुछ मेमोरीज होती हैं जो कि नॉन परमानेंट होती हैं, जिसको हमने वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा था। तो जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है उसके अंदर हमारे पास रैम आती है, और जो परमानेंट की जब हम बात करेंगे तो परमानेंट डाटा हमारे पास स्टोर हो सकता है किसके अंदर, रोम के अंदर। अच्छा, बाकी जितनी आपके पास टाइप्स बताई गई हैं, रैम, कैश और रजिस्टर, इन सब के अंदर जो भी डाटा होता है ये टेम्परेरी होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको पता चला कि आपका टेम्परेरी डाटा रैम के अलावा कैश और रजिस्टर्स के अंदर भी स्टोर होता है। कैश मेमोरी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, वैसे इसका टॉपिक आने वाले लेक्चर में डिटेल में आएगा। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके सीपीयू को स्पीड अप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रैम से वो डाटा जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होना है, और जो कि रिसेंटली हमने इस्तेमाल किया है, वो डाटा कैश के अंदर स्टोर होता है, ताकि दोबारा जब उस डाटा की सीपीयू को ज़रूरत पड़ती है तो वो बजाय इसके कि उसको रैम से उठाए, वो उसको कैश मेमोरी से उठा लेता है। और रजिस्टर्स एक स्मॉल मेमोरी होती है। जिस तरह से आपने सीपीयू की ब्लॉक डायग्राम देखी थी, उस ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपको एक मेमोरी यूनिट नज़र आया होगा, जिसको हमने आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। रजिस्टर्स की बहुत सारी टाइप होती हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं और स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, इसको हम आगे में देखेंगे। तो जो रजिस्टर्स होते हैं ये एक स्मॉल मेमोरी यूनिट होता है, लेकिन ये सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसी मेमोरी जो सीपीयू के अंदर होती है उसको हम रजिस्टर के नाम से जानते हैं, और ये तमाम की तमाम मेमोरीज रैम, कैश और रजिस्टर, ये वोलाटाइल मेमोरी है। यहाँ पर जो एक हमारे पास ऑप्शन दिया गया है रोम का, सिर्फ यही एक परमानेंट मेमोरी है, बाकी सारी मेमोरीज हमारे पास नॉन परमानेंट मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा देती है। इसकी एग्जांपल कीबोर्ड, माउस वगैरह। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, अ, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। बाकी जो डिवाइसेस हैं लाइक प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर हमें प्रिंटेड फॉर्म में पेपर के ऊपर आउटपुट देता है, मॉनिटर हमें सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट देता है, और स्पीकर हमें साउंड की फॉर्म में आउटपुट देता है। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। ये अब आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि पहली जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई थी, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए थे, थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इस्तेमाल किया गया था, और फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स को इस्तेमाल किया गया था। तो इसका आंसर होगा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द टर्म डाटा प्रोसेसिंग रेफर टू। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या था कि हमने डाटा के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है और उसकी हालत को तब्दील करना है, डाटा को बेसिकली मैनिपुलेट करना है। फॉर एग्जांपल 2+2, हमारे पास अगर 2 and 2 डाटा है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करके इसके ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम डाटा प्रोसेसिंग कहेंगे। इसकी 3 स्टेजेस हैं। बेसिक मैंने आपको बताया था कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, इसकी 3 स्टेजेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कौन सी मेमोरी डाटा को टेम्परेली स्टोर करती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर। जो रैम है हमारी वो वॉलेटाइल, ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। इसके बाद व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम एंड रोम के अंदर डिफरेंस मेन ये है कि रैम के अंदर जो डाटा होता है हमारे पास वो टेम्परेरी स्टोर होता है, जबकि जो रोम होती है इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है। रैम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो सीपीयू को एक्सेसिबल होता है ऑल द टाइम, और रोम के अंदर जो डाटा होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं बूट अप के प्रोसेस के अंदर। तो ये बेसिक डिफरेंस है रैम और रोम के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका जिक्र हमने अपने लेक्चर के स्टार्ट में भी किया था कि जो एनीएक कंप्यूटर है इसको हम फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मानते हैं। आज के लेक्चर के हवाले से मैंने एक माइंड मैप क्रिएट किया है, तो ये इस माइंड मैप को ज़रा देख लेते हैं कि हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर फंडामेंटल के साथ से। उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले हमने अर्ली डेवलपमेंट्स को देखा। इसके अर्ली डेवलपमेंट्स के अंदर हमने अबैकस का जिक्र किया, चार्ल्स बेबेज के बारे में हमने जाना कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटिंग कहते हैं, और इसने एनालिटिकल इंजन डेवलप किया था। बेसिकली इसने एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन क्रिएट किया था। ये एनालिटिकल इंजन इसकी ज़िंदगी के अंदर तैयार नहीं हो पाया था।
इसके बाद हमने एडा लवलेस का जिक्र किया, जिसको हम फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर मानते हैं। इसके बाद मॉडर्न एरिया ऑफ कंप्यूटिंग के अंदर हमने एलन ट्यूरिंग का जिक्र किया, जिसने ट्यूरिंग मशीन को डेवलप किया था। एनईएफ जो है वो 1945 के अंदर फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था, और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 1971 के अंदर इसको हमने इस्तेमाल करना शुरू किया था। और इसके आने से हमारे कंप्यूटर के जो स्पीड है और हमारे कंप्यूटर का जो साइज़ है, स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी और साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें जनरेशन्स की, तो इसके अंदर हमने जिक्र कर लिया था कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का हमने इस्तेमाल किया, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल हुआ, और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल हुआ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ही हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स बने, और इंटरनेट भी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर ही इस्तेमाल किया, क्योंकि इंटरनेट जो है इसकी जो हिस्ट्री है वो 1960s के अंदर आती है। 1960s के अंदर डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यूएसए, उसने इनिशिएट किया था इंटरनेट को, और जिसकी आज शक्ल जो है वो जदीद इंटरनेट की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने जिक्र किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका हिस्सा है, क्वांटम कंप्यूटिंग इसका हिस्सा है, और नैनो टेक्नोलॉजी इसका हिस्सा है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जिन चीज़ों को डिस्कस किया, वो हमने कंप्यूटर की बेसिक इंट्रोडक्शन को देखा कि कंप्यूटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को हमने देखा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये किस काम आती है, इसको हम डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये परफॉर्म करती है उन टास्क को जिसके लिए इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जिसके लिए इसको प्रोग्राम किया जाता है। और कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को स्टोर कर सकता है, ज़रूरत पड़ने पर हम इससे डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, और डाटा को इससे प्रोसेस किया जा सकता है। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस के अंदर हमने जिक्र किया कि कंप्यूटर को सबसे पहले इनपुट चाहिए होती है। इनपुट देने के बाद कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हम उस से जो इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं, इसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिसको जो इन्फॉर्मेशन इससे आती है उसको हम आउटपुट कहते हैं। इसके बाद हमने जिक्र किया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर तीन तरह की बेसिकली कंप्यूटर होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल आप ले सकते हैं, जिस तरीके से एक गाड़ी का स्पीडोमीटर है, तो वो हमें क्या कर रहा है कि वो एनालॉग इनपुट लेकर एनालॉग में ही हमें आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग के अंदर वैल्यू को इनपुट करेगा और एनालॉग के अंदर ही हमें आउटपुट देगा, तो इसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो हमें आउटपुट मिलती है वो 0 1 की फॉर्म में मिलती है, और डाटा भी हमें कंप्यूटर को 0 1 की फॉर्म में ही देना पड़ता है। अगर हम कंप्यूटर को डाटा 0 1 की फॉर्म में नहीं देंगे, तो 0 1 की फॉर्म में कंप्यूटर को प्रोसेसिंग से पहले उस डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर बेसिकली कंपाइलेशन आ जाती है। कंपाइलेशन के अंदर बेसिकली हम यही कर रहे होते हैं कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा, वो तो आपको पता है कि वो 0 1 की फॉर्म के अंदर वो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को प्रोसेस करने से पहले हमें उसको कंपाइल करना पड़ता है, उसको हमें 0 1 की फॉर्म में लेके आना पड़ता है। तो डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि 0 1 की फॉर्म में इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस को लेंगे, और आउटपुट भी हमें 0 1 की फॉर्म में देंगे। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर है कि हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर बेसिकली ऐसा होता है कि इनपुट किसी एक फॉर्म के अंदर आती है, और आउटपुट हम किसी दूसरी फॉर्म के अंदर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से एक गाड़ी का स्पीडोमीटर है, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में है। अब स्पीड एक एनालॉग क्वांटिटी है, लेकिन जो हमें उसका रिजल्टेंट मिल रहा है, जो हमें स्क्रीन के ऊपर स्पीड नज़र आ रही है, वो डिजिटल फॉर्म। इस तरह के कंप्यूटर को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, जो कि इनपुट एक फॉर्म में लेकर आउटपुट किसी दूसरी फॉर्म में देते हैं। मतलब अगर एनालॉग कंप्यूटर है, अगर एनालॉग इनपुट है, तो हो सकता है कि इसकी आउटपुट डिजिटल फॉर्म में हो। तो इस तरह के कंप्यूटर्स को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की हार्डवेयर की, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, और कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने इसको दो दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक को हमने हार्डवेयर और दूसरे को हमने सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं जिनको हम इजीली टच कर सकते हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन, सीपीयू, सिस्टम यूनिट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो हार्डवेयर के ज़िम्मे में आते हैं। और हार्डवेयर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास हार्डवेयर का पीस है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मजीद अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स जो हैं वो होते हैं। और हार्डवेयर के अंदर इसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा मेमोरी होती है। मेमोरी भी जो है वो दो तरह की क्लासीफाई हम करते हैं, एक को वॉलेटाइल मेमोरी या रैम कहते हैं, और दूसरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या परमानेंट मेमोरी या रोम इसको कहते हैं। हार्डवेयर के अंदर ही हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस शामिल होते हैं।
इसके बाद सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो एसेंशियल होते हैं, जो कि लाजमी होते हैं आपके कंप्यूटर के ऑपरेट होने के लिए, इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कोई ख़ास किस्म की एप्लीकेशन को परफॉर्म करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर बल्क में होते हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं, और इनको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।